सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन का होने जा रहा है अमृत योजना के तहत कायाकल्प। नया भव्य बनेगा रेलवे स्टेशन। सांसद राहुल कस्बा ने बताया कि मोदी सरकार ने अमृत योजना के तहत सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन का नया भव्य स्वरूप बनाने की योजना दी है। सुजानगढ़ के रेलवे स्टेशन पर जोधपुर डिवीजन के अधिकारियों से बातचीत की सांसद राहुल कस्बा ने। साथ में पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने अवगत करवाया विभिन्न समस्याओं से। सांसद ने बताया कि आगामी कुछ समय में बन जाएगा भव्य रेलवे स्टेशन, जिस पर होगा सालासर बालाजी की भव्य चित्र के साथ सीनरी और होगा भव्य स्वरूप। द्वारा आप मांग उठा के करवाते हो तो जो स्टेशन जैसे बिदासर सांडवा इस तरफ का जो क्षेत्र है, जो 70 साल बाद में भी रेलवे विजय, मैं आपकी बात को समझ गया हूँ। हमने पहले भी सीकर नोखा और नीम का थाना नोखा की 2 सर्वे करा चुके हैं, उन दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब मंत्री महोदय ने एक विचार रखा था कि रिंगस से खाटू श्याम जी को एक सर्वे कराते हैं। उन्हीं से मेरे अधिकारियों से भी मुलाकात दिल्ली में होगी, मंत्री जी से मुलाकात जल्द होनी है। इसको हम टूरिस्ट कल्चर सर्किट के रूप में बनाना चाहते हैं कि खाटू श्याम जी से सालासर से सुजानगढ़ का एक लूप बन जाए, क्योंकि इसमें ये दोनों धार्मिक स्थल हैं, लाखों श्रद्धालु आते हैं, तो एक अच्छा लूप बन जाएगा। यात्री भार भी बनेगा, लूप भी बन जाएगा। तो सुजानगढ़ से डायरेक्ट रिंगस की नई कनेक्टिविटी में ये दोनों बड़े धार्मिक स्थल आ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि रेलवे अपने सर्वे के अंदर इसको शामिल भी कर लेगी। सर्वे की रिपोर्ट के बाद में क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद कैसे गवर्नमेंट फंडिंग करेगी, वो सेकेंडरी इशू है। सर्वे मेरे सांसद बनने के बाद में मैं 6 से हम 7 सर्वे करा चुके हैं। कई हैं, सीकर नोखा का भी है और रतनगढ़ फतेहपुर का है, सरसा सरदार शहर का है, सादुलपुर तारनगर सरदार शहर गजसिंहपुर का है। कई सर्वे हमने करवाए हैं, पर सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आती है और नेगेटिव रिपोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट कैसे फंडिंग करेगी कि क्वेश्चनेबल मार्क है। हम जरूर कोशिश करेंगे। मेरी फिलहाल प्रायोरिटी ये है कि सालासर का सर्वे भी शामिल हो जाए खाटू श्याम जी के साथ। चुनावी साल है, उनसे तो होगा नहीं। एक बहुत बड़ी विडंबना है कि पटरियों का पार कम से कम सुजानगढ़ की 30% या 35% जनता रहेगा। तो साहब एक न तो कोई एम्बुलेंस जाने को साधन, 3 मौत, मैं एक बार आपने पीछे भी अवगत कराए हो, 3 मौत मेरे आंखें के सामने हो चुकी। आज तक कोई ब्यूरो निवारण को नहीं हुआ। एक छोटी सी गए था के लिए वो कर दे शो जब पार बढ़ जिसका अंडरपास करो चाहे और कुछ भी करो सर। एक मानवीय थाने में तो एक मिनती कर रहा हूँ कि साहब हर 15 मिनट में फाटे बंद हुए, हर 15 मिनट में। और सर ये मेरी बात सुनो आप, भारत सरकार का अभी रेलवे के साथ में जो गठबंधन है, रेलवे और स्टेट गवर्नमेंट की पार्टनरशिप में आपका ये वाला आरोपी बन रहा है। इसके साथ ही साथ में जितने भी स्टेट हाईवे या सिटी रोड या डिस्ट्रिक्ट रोड पे जहाँ पे भी रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ सेतु बंधन स्कीम के तहत हम नए आरोपी बना रहे हैं। देखिए, अमृत स्टेशन की एक योजना है भारत सरकार की, जिसके अंदर मेरे लोकसभा क्षेत्र चूरू में 5 स्टेशन का चयन किया गया है। सुजानगढ़ हमारा जोधपुर डिवीज़न में आता है, बाकी चारों स्टेशन हमारे बीकानेर डिवीजन्स में आते हैं। इसी के तहत आज हमने एक जॉइंट सर्वे करने का फैसला किया। जोधपुर DRM ऑफिस से संबंधित अधिकारीगण, इंजीनियर सब आए हैं और एक हम डिटेल्ड प्रोजेक्ट समझ रहे हैं कि कैसे कैसे काम होगा। मेरी एक ये पर्सनली ये मानना था, मैंने GM महोदय को भी एक मीटिंग में बात कही थी कि स्टेशंस जब अमृत भारत स्टेशन के ग्रुप में बना रहे हो, वो लोकल क्यूजीन को, लोकल आर्ट एंड फैक्ट्स को, लोकल टूरिस्ट के स्पॉट्स को आइडेंटिफिकेशन करते हुए नज़र आएँ। जो साहित्य सुजानगढ़ का रहा है, जो हमारे बालाजी मंदिर है, अभी हमारे बिजारनिया जी ने बताया कि छापर का अंदर हमारा जो हिरन अभयारण्य है, उन सभी आसपास की चीज़ों को हम इसके अंदर शामिल करें, ये हमारी प्राथमिकता है। बिल्डिंग नहीं बनेगी, इसको हम रिवैम्प नहीं करेंगे। यहाँ से 150 मीटर पीछे एक नया रास्ता डाल के 7-7 मीटर के 2 रास्ते होंगे, इन एंड आउट के 10 मीटर की विड्थ होगी। वहाँ पे 68 से 70 मीटर लंबी 65 मीटर की लंबी बिल्डिंग नहीं बनेगी, जिसमें हम एक जनरल पब्लिक के लिए AC वेटिंग हॉल का प्रावधान रखा है, ताकि आम व्यक्ति जब वेटिंग करे तो वो उसको एक एयरपोर्ट की फीलिंग आने वाली व्यवस्था बने। क्योंकि अमृत स्टेशन है, हम सुजानगढ़ ऐसा स्टेशन है जहाँ पे नई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो हम यही चाहेंगे कि उसका लुक, उसका सारी फीलिंग मॉडर्न हो और साथ साथ में ट्रेडिशनल भी हो और अच्छी व्यवस्थाओं के साथ में एक बेहतरीन चीज़ बन के आए। और सुजानगढ़ के अंदर हम ये दोनों काम करने के बाद में एक हम 12 मीटर का FOB भी पास करवा रहे हैं। और कोशिश मैंने अभी कहा है कि इनके प्लान में तो नहीं है, पर पूरा नंबर 1 प्लेटफॉर्म कवर्ड हो जाए तो अच्छा सुंदर लगेगा। क्योंकि बरसात का मौसम भी आता है और 24 कोचेस की ट्रेन्स होती हैं, तो बड़ी इश्यूज़ आते हैं सामने। उम्मीद करते हैं एक अच्छी चीज़ सुजानगढ़ के लिए निकल के आएगी। कब तक है 2 स्टेशन का काम? अगले 9 मंथ्स में काम पूरा होने की गुंजाइश है। अभी टेंडर के लिए फाइलिंग की रेलवे बोर्ड जा चुकी है। कुछ माइनर चेंजेस हो जाएं तो हमारे अनुसार हम जो चाहते हैं कि अच्छी चीज़ निकल के आए तो बन जाएगी।
9 महीने के अंदर लगभग हम मानते हैं कि बिल्डिंग का हमारा रूप आ जाएगा। फिर इस बिल्डिंग को डिसमेंटल कर यहाँ पे कुछ और अच्छा प्लानिंग कर सकते हैं अपन। आरओबी का इशू यहाँ पर उठता रहा है, आप किस प्रकार से प्रयास करते हैं? आरओबी का हमारा जो पार्ट है उसमें कोई जीएडीज़ की काफ़ी बार स्टेट गवर्नमेंट ने चेंजेस करवाई, उसके कारण उसकी फाइल अभी पेंडिंग पड़ी है। इस मंथ एंड में या फर्स्ट वीक ऑफ मई में सैंक्शनिंग आ जाएगी। रेलवे का पैसा दे दिया जाएगा। रेलवे ने पैसा अपना आज की तारीख में अगस्त से नगर चूरू के लिए भी दे रखा है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट आगे कॉपरेट नहीं कर पा रही है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का पैसा आया हुआ है, आने वाले 10-15 दिन के अंदर मैं उम्मीद करता हूँ सैंक्शनिंग हो जाएगी और काम चालू हो जाएगा। इस वक्त मैं सुजानगढ़ के रेलवे स्टेशन पे हूँ, जहाँ पर चूरू जिला सांसद राहुल कस्बा पहुँचे हैं, जायज़ा लिया, क्योंकि अमृत योजना के तहत सुजानगढ़ का रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट होने जा रहा है, नया डेवलपमेंट होगा। विभिन्न योजनाओं के बारे में अधिकारियों से चर्चा करते हुए सारा प्लानिंग की जानकारी ली और ये भी यहाँ पे मांग उठी और पुल की भी और अंडरपास की भी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न समस्याओं के लिए ज्ञापन भी दिया और यहाँ पे काफ़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे। सांसद महोदय ने सभी की समस्याओं को सुना और बताया कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। और इससे पूर्व सांसद ने, जो कि सुजानगढ़ में मोदी सरकार ने दी है नई सौगात FM रेडियो की, उसका भी आज शुभारंभ किया गया सांसद राहुल कस्बा द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे देश में 91 FM रेडियो की शुभारंभ सुजानगढ़ में भी हुई। सुजानगढ़ के लिए भी ये सुविधा शुरू होगी FM रेडियो। फिलहाल जयपुर से प्रसारण होगा। उद्घाटन देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। वहीं चूरू जिला सांसद राहुल कस्बा, जिला प्रमुख वंदना आर्य, सुजानगढ़ प्रधान मनबरी दे रिबन काटकर कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया। इसी दौरान सांसद राहुल कस्बा ने बताया कि मोदी सरकार ने बढ़ते हुए शहरों में सुजानगढ़ को चुनकर उन्हें सौगात दी है। अमृत योजना में अमृत रेलवे स्टेशन को चुना है। वहीं FM रेडियो की कनेक्टिविटी का विस्तार किया गया है। सुजानगढ़ के दूरदर्शन केंद्र पर भव्य स्वागत किया गया सांसद राहुल कस्बा का। चूरू जिला सांसद राहुल कस्बा का सुजानगढ़ प्रधान मनबरी देवी ने स्वागत किया। वहीं सुजानगढ़ के पूर्व विधायक खेमाराम मेघवाल ने भी सांसद का स्वागत किया। जिला प्रमुख वंदना आर्य का भी भव्य स्वागत किया गया। इसी दौरान दूरदर्शन की टीम जो कि चूरू से आई, जिन्होंने भी भव्य स्वागत किया स्थानीय प्रतिनिधियों का। और सांसद राहुल कस्बा ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार प्रकट करते हुए कहा, शानदार सौगात दी है FM रेडियो की सुजानगढ़ की जनता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद देश के प्रधानमंत्री महोदय का है। एक चैनल स्पेशली अपना 101 FM सुजानगढ़ में से शुरुआत हुई है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक हालांकि एक जरिया जिस तरह से धीरे धीरे बंद होता चला गया था रेडियो पर, अब FM के जरिए काफ़ी कुछ बढ़ रहा है। और दूरदर्शन रिले केंद्र बंद करके भारत सरकार ने एक साथ सभी जगह पे ऐसे केंद्रों को एक दोबारा से लाइव देने का काम किया है। और ये 101 FM स्टेशन जो चलेगा तो ये बिल्डिंग, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर काम भी आएगा, उसका बेहतरीन काम है। आज हम सिर्फ डायरेक्ट जयपुर से जुड़े हुए हैं, पर मैं जल्द उम्मीद करता हूं और संबंधित अधिकारियों से भी कहूँगा कि आपको भी प्रोएक्टिव रोल अदा करना चाहिए। अपने क्षेत्र के अंदर जो भी डिपार्टमेंट आप है, आपके संबंधित जो सरकार है या राजस्थान की है, जो भारत सरकार है, एक बढ़िया फॉर्मेट बना के आपका प्रेजेंटेशन मेरे आगे अवश्य होना चाहिए। हमने चूरू को भी काफ़ी कुछ देने की कोशिश करी है। और अब सुजानगढ़ एक अमृत सिटी है हमारी, बड़ा शहर है, दूसरा सबसे बड़ा शहर है हमारा चूरू जिले का। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि एक प्रपोजल पूरा तैयार करिए ताकि हम यहाँ ही के प्रोग्राम्स को आगे प्रमोट कर सकें। सुजानगढ़ की एक रिच संस्कृति रही भी है, हेरिटेज है बढ़िया, काफ़ी लोग निकले यहाँ से। उन कला को भी इतने बड़े शहर के अंदर अपन कैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स को, गवर्नमेंट के अलावा लोकल आर्ट एंड कल्चर को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, किसानों को हम कैसे इसका फायदा दे सकते हैं, कैसे ये दूरी 10 किलोमीटर से बढ़कर लालगढ़ की डिमांड करे लालगढ़ तक पहुंच गए है। एक ऊपर थारो फोकस रहना चाहिए थे। मैंने भी एक लिखित प्रोग्राम बना के दो और सरकार से इसका अपन बजट और आवंटन करवाएं, ये भी मेरी प्राथमिकता बन जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ रवि, आपसे कहूँगा कि सुजान जो चूरू की टीम अपनी है उनके साथ लगकर सुजानगढ़ के लिए एक बेहतरीन इस रिले केंद्र को आज PM साहब ने इसमें जान डालने की कोशिश करी है। अपने इसको आगे बढ़ाना ही अपने कंधों पे जिम्मेदारी है और मैं इस जिम्मेदारी को लेके जा रहा हूँ। और शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। सभी अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि बढ़िया प्रपोजल आप तैयार करके रखिए और आने वाली जुलाई के महीने में मेरी पार्लियामेंट चलेगी, उसके बाद आप मुझे दीजिए ताकि इसका ट्रांसमिशन जो अपन कर सकते हैं वो यहीं से ही लोकल करें। दो चीज़ें हैं कि स्टूडियो होना बहुत जरूरी है इसमें। खेमाराम जी, चूरू में अपना स्टूडियो है जो चूरू खुद अपना प्रोग्राम रवि उसको हेड करता है। आज
पार्क का काम बनाने का कार्य भी किया था और आज इस क्षेत्र के लिए एक बहुत ही शानदार हमने ट्रांसमिशन सेंटर बनाया है AIR ऑल इंडिया रेडियो का। FM का चैनल 101 या 102 जो पॉइंट दिया जाएगा उसमें चलेगा वो। दूरदर्शन का रिले केंद्र था ये, एक हमारा एसेट आइडल पड़ा हुआ था, उसको यूज़ करने का काम किया है। पूरे देश भर में 90 ऐसे नए सेंटर्स देश के प्रधानमंत्री जी ने आज देश को समर्पित करे हैं। फ़िलहाल में इसकी जो पोजीशन रहेगी वो जयपुर से जुड़ा हुआ होगा, डायरेक्ट वहाँ के जो शोज़ हैं और प्रोग्राम्स को लाइव टेलीकास्ट करेगा। पर हमने फ्यूचर का कोर्स ऑफ एक्शन के लिए सुजानगढ़ को इसका हब बनाया जाए, यहाँ खुद का एक स्टूडियो हो और इसकी रेंज काफ़ी गांव तक जुड़े, ऐसी हमारी प्लानिंग हमने करी है। और मैंने अधिकारियों को भी कहा है कि इतनी बड़ी सौगात मिली है तो अपन इस सिस्टम का, इस इंफ्रास्ट्रक्चर का और भी इस्तेमाल करें और करके पूरे क्षेत्र के अंदर AIR की जो FM रेडियो हमारी लाइफ का एक बहुत बड़े शहरों तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है। ये कैसे हमारे सुजानगढ़ वासियों के, क्योंकि सुजानगढ़ एक बड़ा शहर है, चूरू ज़िले का अमृत स्टेशन है और एक ज़िले की हमेशा से इसकी डिमांड भी रही है। तो मैं समझता हूँ इस क्षेत्र वासियों के लिए, पब्लिक एट लार्ज के लिए बड़ा नॉलेजेबल और बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा ये स्टेशन। और एक सांसद के रूप में जो मुझसे बन पाएगा, अधिकारियों के द्वारा मिलने के जो प्रांत में जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिलेगी तो जुलाई महीने में भी पार्लियामेंट चलेगी, अवश्य उसके ऊपर काम करके इसको और मजबूती देने का काम करेंगे। ठीक है सर। केंद्र सरकार सुजानगढ़ छापर रोड गांधी आश्रम के पास इलेक्ट्रिक हार्डवेयर की दुकान पर आग लगने से 30 लाख रुपए से ज़्यादा का नुकसान हो गया। गांव गेडाब के श्री भगवान सोमानी की दुकान लगभग 2.5 महीने खोली थी। दुकानदार श्री भगवान दिव्यांग है, उन्होंने बताया कि काउंटर पर बैठा था, दोपहर में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगी। खुद को बचाने के लिए बाहर भागा, वहीं आसपास के दुकानदारों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग ने कुछ ही देर में पूरा विकराल रूप धारण कर लिया। दुकान में कलर और केमिकल होने के कारण आग भड़कती रही। आग भड़कने से दुकान में रखा लगभग 30 लाख का माल जलकर खाक हो गया। दमकल पहुंचने तक सारा माल जल चुका था। श्री भगवान ने बताया कि थोड़ी सी जमा पूंजी और लाखों का कर्जा लेकर महाशिवरात्रि के दिन दुकान का शुभारंभ किया था। सैनिटरी हार्डवेयर की दुकान थी जिसमें अनेक सामान था जो कि जल चुका था। श्री भगवान सोमा ने बताया कि 15 लाख से ज़्यादा का सामान उधार से लिया था। आग लगने की सूचना के बाद में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। दोनों सड़क जाम हो गई, लोगों की भीड़ जाम थी। वहीं दमकल कर्मचारियों ने अंत में आग को बुझा। और कितने नुकसान इसमें हुआ है? सर, शिवरात्रि को दुकान की ओपनिंग हुई थी और सामान लगभग 35 लाख रुपए से ऊपर का था। पूरा का पूरा जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये सारा नुकसान हुआ है। क्या सामान था? सामान इलेक्ट्रिक फिटिंग का था, वायर था 10 लाख रुपए का, 7-8 लाख रुपए की फिटिंग का सामान था, 5 लाख रुपए का कलर डाला हुआ था एशियन और लोकल दोनों कंपनी का, और कूलर थी 4 लाख रुपए का। इलेक्ट्रिक आइटम सारे ही थे। आपने दमकल को कब सूचना दी, कब मौके पर आई? दमकल को सूचना दी थी 2:35 पर और दमकल आई थी 2:50 के लगभग, 2:50-55 के लगभग। लोग बोल रहे हैं कोई बिल्डिंग वाला दिन में आया था, उसके कारण आग लगी होगी। सर, बेल्डिंग वाला तो अपना काम कर रहा था, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ था। वो तो बेल्ट नहीं कर रहा था, वो तो खोल रहा था लोहे से। अब आग की क्या स्थिति है, काबू पा लिया गया? आग पे तो काबू पा लिया गया, लेकिन मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई है, मेरी पूरी जमा पूंजी खत्म हो गई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से मैं बर्बाद हो गया हूँ पूरा का पूरा। सरकार है, क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से यही मांग करना चाहता हूँ कि जैसे तैसे मेरे को मुआवजा दे के मेरी वापस थोड़ी सी स्थिति ठीक कर दे। मैं पैरों से पैरालाइज हूँ, विकलांग हूँ, इधर उधर से कर्जा लेके काम शुरू किया था, बीमा वगैरह कुछ की हुई नहीं है मेरी। अगर मेरे को कुछ नहीं मिलेगा तो मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे छोटे बच्चे भी हैं, उनके भी समस्याएं हो जाएगी। 5 दिन पूर्व सुजानगढ़ के गांधी चौक स्थित जेडीजे ज्वेलर्स पर फायरिंग के बाद सुजानगढ़ के अनेक अधिकारी, जिला अधिकारी सहित क्राइम ब्रांच के डीजे महानिदेशक भी पहुंचे जायजा लेने के। वहीं पहुंची एसएफएल की टीम भी, जिन्होंने सबूत साक्ष्य थे। सुजानगढ़ के जनप्रतिनिधि भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने मुलाकात की। पवन कुमार रामोता सोनी से, जेडीजे प्रोपराइटर से सांसद राहुल कस्बा भी पहुंचे। विधायक मनोज मेघवाल भी पहुंचे। पूर्व विधायक खेमाराम मेघवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने सुजानगढ़ के जेडीजे ज्वेलर्स पर पहुंचकर फायरिंग के बाद में विभिन्न वीडियो वायरल हुए हैं।
सुजानगढ़ के तैनात सुरक्षाकर्मी जो कि जेडीजे ज्वेलर्स पर तैनात था, उनका भी एक वीडियो वायरल हुआ है जो फायरिंग करते हुए नज़र आते हैं अपराधियों पर। सुजानगढ़ के जेडीजे ज्वेलर्स पर हुई फायरिंग का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है, जिसमें सुरक्षाकर्मी राजस्थान पुलिस का कर्मी जो कि तैनात था, पास में ऑफिस में वो बैठा था। इसी दौरान आवाज़ सुनाई दी धमाके की, फायरिंग की, तो मुस्तैद हुआ रमेश और उसने फायरिंग शुरू कर दी वापस में जवाब देते हुए। ये वीडियो हमारे को उपलब्ध कराया गया है जेडीजे ज्वेलर्स के प्रतिनिधि द्वारा, जिसमें दिखाई दे रहे हैं सुरक्षाकर्मी फायरिंग करते हुए जवाब देते हुए हमलावरों का, और घायल भी हुए हैं सुजानगढ़ थाने में तैनात जो कि सुरक्षाकर्मी हैं रमेश, जिसके बाहों में गोली लगी। और गौरतलब है कि इससे पूर्व भी अनेक वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें सुरक्षाकर्मी हमलावरों को पकड़ते हुए नजर आए हैं। सुरक्षाकर्मी की बहादुरी इसी को देखते मिलती है, जिसने राजस्थान पुलिस की अपनी राजस्थान सरकार ने कांस्टेबल रमेश को पदोन्नति दी है अपनी इस सेवा के लिए। इसमें एसपी साहब चुरू लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और एमएन दिनेश सर जो हमारे एडीजी सर क्राइम हैं, उनका भी लगातार इसमें मॉनिटरिंग चल रहा है। और उसी क्रम में एक बार यहाँ पे मौका भी देखा गया है, जो परिवादी थे उनसे भी मिल के आए, उनकी भी पूरी बात सुनी, और परिवादी पुलिस की कार्रवाई से काफ़ी संतुष्ट थे। उनका था कि जो गनमैन दे रखा था एसपी साहब ने, उसके कारण मेरी जान भी बच गई, और अभी भी उनको उनकी सुरक्षा पर्याप्त है और काफ़ी संतुष्ट हैं इस बात को लेकर के। जो अपराधी हैं वो घबराहट में आप कह सकते हैं या पैनिक होकर के इस अपराध को करने की कोशिश करी उन लोगों ने। इनके काफ़ी सारे हथियार यहाँ पे पकड़े गए। आपको पता होगा कि 2-3 दिन पहले 10 पिस्टल इनके पकड़ लिए गए थे, और फिर सीकर में भी इनसे जुड़े हुए लोगों के हथियार पकड़े गए थे। तो ये लोग बेसिकली काफ़ी दबाव में हैं, पुलिस की तरफ से भी बहुत दबाव में है, लगातार जो कार्रवाई चल रही है, और पब्लिक का भी जिस तरीके से साथ मिल रहा है पुलिस को, उससे भी इनकी हिम्मत टूट चुकी है। तो बहुत जल्दी आप देखेंगे जिस तरीके से संगठित रूप से राजस्थान पुलिस काम कर रही है, एक दूसरे को ज़िले सपोर्ट कर रहे हैं, ज़िलों की टीम सपोर्ट कर रही है, क्राइम ब्रांच का पूरा सपोर्ट है, पुलिस मुख्यालय का पूरा सपोर्ट है, और जिस तरह के दिशा निर्देश लगातार डीजीपी सर उमेश मिश्रा सर से मिल रहे हैं, इनके लिए यहाँ पे रुकने की बचने की जगह नहीं बची। सर, जिस तरह से कांस्टेबल ने हिम्मत दिखाई है और बढ़िया सुजानगढ़ में उसके घायल होने के बावजूद क्या करना, ये राजस्थान पुलिस की बहुत बड़ी विरासत है, और हमेशा से ही आप देखेंगे कि इस तरह की बहादुरी का परिचय राजस्थान की भूमि ने दिया है। और पुलिस के मतलब तो जनता बहुत बहादुर है यहाँ पे, उसको पकड़ने में जनता की भी भूमिका की आप जितनी सराहना करें कम है। और एसपी साहब मुझे बता रहे थे कि उसमें जो कांस्टेबल है उसकी जो बहादुरी है, उसके साथ जो जनता के लोगों ने अच्छा काम किया, उनको भी अवश्य सम्मानित किया जाएगा। सर, मैंने दैनिक भास्कर डिजिटल पे आज खास स्टोरी लगाई है, वो लोग बोल रहे थे गोली मार दो, ऐसा एक वीडियो वायरल हुआ, और उन्होंने उस अपराधी को बचाया। मॉब लिंचिंग देखिए, यही बात है। पहले भी कभी लोग पूछते हैं कि पुलिस जो फायरिंग कर रही है, लोग घायल हो रहे हैं, ये क्या बात है। तो हमेशा पुलिस की तरफ से यही बताया गया है कि पुलिस कभी भी किसी भी कानून से बाहर जाकर कार्रवाई नहीं करती है। अगर पुलिस के ऊपर कोई फायरिंग होगी तो वो अपनी आत्मरक्षा में, अथवा कभी फायरिंग हो रही हो जिससे कि किसी और की जान जाने का खतरा हो, तो ही पुलिस फायरिंग करती है। पुलिस कभी भी किसी भी तरीके से अवैध रूप से किसी के ऊपर बल प्रयोग नहीं करती है। थैंक यू सर।